क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। इसके लिए हमें कहते हैं, इसको कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या है? मिक्सिंग ऑफ अदर एलिमेंट इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। ये दो टाइप से हो सकती है। देखिए दो टाइप से डोपिंग कैसे कैसे हो सकती है। देखिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमने कहा पीरियोडिक टेबल में कहा रहते हैं 14th ग्रुप में। ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहेस, यूजी, सुने, पार्वती, ये सब होता है 14th ग्रुप में होता है। हम कह रहे हैं इसके अलावा इसमें 13 और 15 ग्रुप वाले, यानी इससे पहले वाले और इससे बाद वाले 13 या 15 ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को इनमें मिक्स कर दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे डोपिंग। क्लियर है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 14th ग्रुप के हैं। इसमें इससे पहले वाला या इससे आगे वाले ग्रुप के एलिमेंट की मिक्सिंग कर दी जाए तो इसको अपन बोलेंगे डोपिंग। क्लियर है? क्यों की जाती है? ताकि इनकी कंडक्टेंस को इंक्रीज किया जा सके, इनकी इफिशियंसी को इंक्रीज किया जा सके। तो देखिए डोपिंग करने से हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। कौन कौन से बनते हैं? पहला होता है पी टाइप का, फिजिक्स में अपन इनको दोबारा पढ़ेंगे। पी टाइप का। सेकंड हो जाएगा एन टाइप का। पी टाइप का सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप का सेमीकंडक्टर। देखिए हम कह रहे हैं यदि 14th ग्रुप में है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, यदि इसमें किसकी मिक्सिंग कर दी जाए? यदि इनमें 13 ग्रुप की मिक्सिंग कर दी जाए, यदि इनमें 13th ग्रुप के एलिमेंट की मिक्सिंग कर दी जाए, बताइए 13th में कौन कौन होता है? बोल, बैंगन, आलू, गाजर, केला, ये सब होते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, ये सब होते हैं। हमने कहा इनमें से किसी भी एक एलिमेंट की सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिक्सिंग कर दी जाए तो बनने वाला जो सेमीकंडक्टर होगा वो कैसा होगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ऐसा इसलिए होता है, देखिए क्यों। हम कह रहे हैं 13th ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 13th ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। 14th ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। 15 में 5 होते हैं। मैकेनिज्म समझ लीजिए इसमें एक बार। 13th ग्रुप में हम कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, 14th में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो हम कह रहे हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में बताइए कितने होल होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी के, तो 4 हमने होल बना दिए ऐसे। बताइए अब इसमें हमने 13th ग्रुप के एलिमेंट की मिक्सिंग की तो यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन ही, 3 इलेक्ट्रॉन ने देखिए 3 होल्स को तो ऑक्यूपाई कर लिया, बट अब एक होल अपने पास क्या हो गया? वेकेंट रह गया। यहाँ पे होल को ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, पॉजिटिव यानी कि पी। तो देखिए पॉजिटिव का पी, इसलिए हम इनको बोल देते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर। यहाँ पे होल की एक्सेस होगी, इलेक्ट्रॉन की नहीं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यदि इलेक्ट्रॉन होता तो इनको अपन नेगेटिव बोल देते। क्लियर है? ऐसे देखिए 15th में अपने पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 14th में अपन इनको मिक्सिंग कर रहे हैं, यानी 14th के सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में मिक्सिंग कर रहे हैं। अपने को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए 4 में 4 इलेक्ट्रॉन ने तो हमने कहा कि होल को ऑक्यूपाई कर लिया, बट यहाँ पे अब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन और बच गया। इलेक्ट्रॉन और बच गया, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम कह रहे हैं 15th ग्रुप के यदि एलिमेंट मिक्सिंग करेंगे तो अपने पास बनेगा एन टाइप का। एन क्यों? एन नेगेटिव से एन लिया है अपन ने। क्लियर? नेगेटिव का एन, पॉजिटिव का पी। क्लियर? तो देखिए यदि 15th ग्रुप के एलिमेंट मिक्स किए तो हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 ने तो होल में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, बट एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब नेगेटिव चार्ज बच गया, नेगेटिव बच गया, इसका मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया। क्लियर है? ऐसे ही हमने कहा 13th ग्रुप के यदि एलिमेंट मिक्स किए तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया? अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, बट एक अपने पास होल बच गया, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी पी टाइप के सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो यदि डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, सो इफ 13th group element are mixed in silicon and germanium, then newly formed semiconductor is known as p-type semiconductor due to presence of excess of hole or positive charge. And if a 15th group element are mixed in silicon and germanium, then we know that electron is excess, electron is left out, so presence of negative charge, so these are known as N-type semiconductor. Mixing of 15th group element forms N-type semiconductor. Mixing of 13th group element in silicon and germanium forms P-type semiconductor. Clear है? तो ये सब थे सेमीकंडक्टर
के टाइप। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इनमें, मैग्नेटिज्म की। क्लियर है? मैग्नेटिज्म इन क्रिस्टल्स। वैसे मैग्नेटिक फील्ड हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर से एक बार नक्सल रिविजन यहां पे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिज्म इन क्रिस्टल्स। मैग्नेटिज्म की बात करें क्रिस्टल में या सॉलिड में, तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? देखिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यदि मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करता है, जबकि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन होता है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे मान सकते हैं एक माइक्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के बेसिस पे हमने क्रिस्टल्स को कई टाइप्स में डिवाइड किया। इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हम कह रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म। सेकंड हो जाएगा डायमैग्नेटिज्म, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, डायमैग्नेटिज्म। थर्ड हो जाएगा अपने पास फेरोमैग्नेटिज्म। फोर्थ हो जाएगा फेरीमैग्नेटिज्म, या इसी को हम बोल देंगे एक बार एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड लास्ट हो जाएगा फेरीमैग्नेटिज्म। हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, शॉर्ट में हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहला है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। आपने 11th में डेफिनेशन पढ़ी होगी, यदि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने पास आता है तो वो क्या करेगा? पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है ये वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में यदि इन क्रिस्टल को रखा जाएगा तो वो क्या करेंगे? उससे अट्रैक्ट होंगे, बट इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? जैसे कि हमने कहा कोई भी मेटल ले लो, जैसे हमने कहा कॉपर प्लस है, टाइटेनियम प्लस है, इनमें हम कह रहे हैं यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी में भी यदि प्रेजेंट है, यहां पे है क्या? हमने कहा किसी में भी यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी के अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं आप, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है। इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे। सेकेंड है डायमैग्नेटिज्म। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बताइए पेड होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे, तो इनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। जब इनमें कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, यानी यहाँ पे म्यू हम कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे म्यू जीरो होगा, तो बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं ये मैग्नेटिज्म है, ये कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। क्लियर है? थर्ड हम देख रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म, जो इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब है यदि इनको हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने की जरूरत ही नहीं है, बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, और वो भी कैसा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यानी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करेंगे। चलिए हमने डायमैग्नेटिज्म की बात की, ऐसे ही हम कह रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब है ये क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करते हैं, यानी ये मैग्नेट से क्या होंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगी। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल में देखना चाहें, एग्जांपल में हम देखें जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म के एग्जांपल की बात करें, कोई भी ऐसे सबस्टेंस जो क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड
प्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं वाटर है, सॉल्ट है, ये सब क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। ये डायमैग्नेटिज्म के एग्जांपल हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म की हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड शो क्यों करते हैं? फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनमें जो हम यदि इनके स्मॉल पैकेट मान ले, यानी जैसे आयरन है तो आयरन के छोटे छोटे क्या कर ले, हम इनके पार्टिकल्स कर लें, छोटे छोटे पार्ट कर लें, तो हम उनको बोल देंगे ये एक पैकेट के रूप में रहते हैं। या हम कह दें छोटे छोटे पार्टिकल करेंगे तो उनके क्या हो जाएंगे, हर एक पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, एक पैकेट के रूप में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम कह देंगे डोमेन। क्लियर है। डोमेन को यदि हम जनरली समझना चाहें तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप बन जाते हैं जो हम क्या कह सकते हैं, डोमेन कहलाते हैं। क्लियर है। देखिए इनमें क्या होता है, हम कह रहे हैं तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए इसके अंदर तो ये सारे के सारे डोमेन थे, ये क्या हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिज्म में सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये सिचुएटेड होते हैं, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। क्लियर है। तो देखिए सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है, यानी सारे के सारे क्या करेंगे, अच्छे से हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यस और नोट। सारे एक ही डायरेक्शन में है इसलिए क्या होगा, सारे के इलेक्ट्रॉन का या डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपस में अटैच होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये क्या होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है। जबकि देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में हम कह रहे हैं जो डोमेन है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे हैं जितने के पैरेलल होंगे, जितने पॉजिटिव डायरेक्शन में रहते हैं उतने ही क्या रहेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में भी रहेंगे। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जितने इन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया था, इंड्यूस किया था, उतने ही हम कह रहे हैं कि एंटी पैरेलल साइड में इन्होंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो बताइए यहाँ पे नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव डायरेक्शन में है उतने ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी। क्लियर। तो ये हो जाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। बट यदि फेरी मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर डोमेन है वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल तो होंगे, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे तो एग्जैक्ट एंटी पैरेलल थे, रेगुलरली थे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। बट फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, फेरी मैग्नेटिज्म में हम कह रहे हैं जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव नहीं होते, यानी कि इनके अंदर एंटी पैरेलल तो होता है। एंटी पैरेलल का मतलब है जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव भी होने चाहिए। तो देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में तो हमने कहा एग्जैक्टली एंटी पैरेलल थे डोमेन, जबकि फेरी मैग्नेटिज्म में हम कह रहे हैं एंटी पैरेलल तो है बट इरेगुलरली एंटी पैरेलल है। जितने देखिए जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कितने डोमेन, एग्जांपल के लिए लिया हमने 1 2 3 4 5 डोमेन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जबकि हम कह रहे हैं 1 और 2 ओनली 2 डोमेन ही क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रहेगा, जबकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म नहीं बचता है। क्लियर है। जबकि फेरोमैग्नेटिज्म में हम कह रहे हैं सारे के सारे डोमेन है वो एक दूसरे में ऐड होंगे, इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता जाता है, तो इनमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें, फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल हमने देख लिए। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो मैंगनीज ऑक्साइड हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही हम कह रहे हैं फेरी मैग्नेटिज्म की बात करें तो फेराइट इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, सारे के सारे फेराइट इसके एग्जाम्पल की बात करें, फेराइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। ये मैग्नेटाइट, फेराइट का मतलब है कोई भी मेटल आ जाए, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम फेराइट हो गया। ऐसे ही हम कहें कॉपर फेराइट तो ये कॉपर फेराइट हो जाएगा। Fe2O4 कोई भी मेटल के साथ जुड़े तो ये क्या बना लेगा, फेराइट, ये होगा मैग्नेटाइट। ये सब क्या है, फेरी मैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल है। ध्यान से देख लीजिएगा इनके वर्ड, फेरी मैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड,
मैग्नीज ऑक्साइड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है? फेरोमैग्नेटिज्म मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसके एग्जांपल फेकोनी, फेरस कोबाल्ट एंड निकल, आयरन कोबाल्ट एंड निकल, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। डायमैग्नेटिज्म का मतलब है यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं किया जाता। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट तो होंगे बट वीकली अट्रैक्ट होंगे, इतना स्ट्रॉन्ग इनका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हमने देखा क्रिस्टल में मैग्नेटिज्म, इनकी कंप्लीट डिटेल हम फिजिक्स में दोबारा से पढ़ लेंगे। क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक इसका एक छोटी सी डेफिनेशन इस चैप्टर की और रहेगी, जो है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी लास्ट हेडिंग, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो मीन्स फायर होती है, पायरो मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि पायरो का जो बेसिक मीनिंग है वो है फायर। देखिए नाम से पता चल रहा है पायरो इलेक्ट्रिसिटी, यानी टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? हम कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल हमने देखे जो क्या होते हैं, जो आइडियल टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। बट कुछ ऐसे थे जो आइडियल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट टेम्परेचर उनका यदि इंक्रीज करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है ये देखिए। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह देंगे कि टेम्परेचर में चेंज करने से, टेम्परेचर में डिफरेंस होने से यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हम एग्जैक्टली नहीं बोले, हम बोल दें कि यदि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो हम कह देंगे उसको, उसके अंदर पायरो इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है? सो व्हाट इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी? पायरो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज, बोल देंगे अपन प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज है इसका मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस हो रही, प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ सब्सटेंस है जैसे गैलियम नाइट्राइड हो गया, उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, शो की जाती है। तो देखिए होता क्यों है, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। हमने कहा जैसे ही टेम्परेचर दिया, इसका मतलब हमने थर्मल एनर्जी दी है, देखिए एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर ही हुआ यहाँ पे। जैसे ही हमने थर्मल एनर्जी दी, इसके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मूवमेंट करना स्टार्ट किया। यस और नो? एटम है वो एक दूसरे से वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होना स्टार्ट होंगे। तो देखिए जैसे ही थर्मल एनर्जी हमने दी, टेम्परेचर दिया, यहाँ से इनके इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होना स्टार्ट हुए, यानी मूवमेंट करना स्टार्ट होंगे। और जैसे ही मूवमेंट होगा, इसका मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपने पास प्रोड्यूस हुई। यस और नॉट? थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब हम कह रहे हैं इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपने पास क्या होगा, हम कह रहे हैं वोल्टेज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। वोल्टेज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, इसका मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने पास प्रोड्यूस होगी। तो देखिए तीनों एनर्जी आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी यदि अपने पास प्रोड्यूस हो रही है तो इसी प्रोसेस को पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी से हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी यदि प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम कह रहे हैं, यदि कन्वर्ट हो रही है तो इसको हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो यदि टेम्परेचर में चेंज करने की वजह से यदि वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम बोल देंगे पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ मेटल्स, कुछ सब्सटेंस हैं जिनके द्वारा शो की जाती है, जैसे कि गैलियम नाइट्राइड हो गया, सीजियम नाइट्रेट हो गया। क्लियर? एग्जांपल की बात करेंगे हम तो ये गैलियम नाइट्राइड हो गया, ये सीजियम नाइट्रेट हो गया, सीजियम नाइट्रेट, गैलियम नाइट्राइड, ये देखिए नाइट्राइड है। ऐसे ही बोलते हैं पॉलीविनाइल फ्लोराइड की बात करें, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके यदि टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो यहाँ पे वोल्टेज में क्या आएगा, चेंज आएगा। वोल्टेज में चेंज होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमने ये
पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया सॉलिड स्टेट। इसमें एक छोटी सी हेडिंग लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमारे पास शेष रह जाती है। लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो बोर्ड लेवल पे नहीं पूछी जाती है, फिर भी यदि हम बात करें, एक बार इसको देख लीजिए हम। अब बात करेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो। जैसे हमने कहा था वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उनके यदि लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करें, लिमिटिंग रेडियस रेशियो से कैसे वॉइड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये लास्ट हेडिंग वॉइड्स में बची हुई हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट होता है। देखिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो LRR की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव। हम मानते हैं हमेशा कि किसी भी क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन है उसकी साइज छोटी होती है, जबकि नेगेटिव की साइज हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर है? यानी कि पॉजिटिव आयन की साइज की बात करें डिवाइडेड बाय नेगेटिव आयन की साइज की बात करें, नेगेटिव की साइज की बात करें, बताइए ये नीचे वाली यदि बड़ी होगी डिनोमिनेटर में, तो हमेशा ये जो LRR लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, ये बताइए 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। यस और नोट? क्लियर है? तो हम मानते क्या है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जनरली पॉजिटिव की जो साइज है, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज जनरली लेसर देन नेगेटिव आयन। साइज ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव की साइज है वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो देखिए इनके बेसिस पे हमने एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल r बाई कैपिटल R बोल सकते हैं इसको। देखिए पॉजिटिव की साइज छोटी है तो इसको हम स्मॉल r बोल देते हैं। एनायन की यानी नेगेटिव आयन की जो साइज है वो बड़ी है तो हम इसको कैपिटल R लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम R बाई R यानी लिमिटिंग रेडियस रेशियो की वैल्यू लिख देते हैं। ऐसे एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? यहां से हम कह देंगे यदि इनकी ज्योमेट्री देखेंगे, यदि इस बेसिस पे हमें ये सारे अपने पास क्या मिल रहे हैं, कैपिटल R और स्मॉल r के जो ये रेशियो का वैल्यू मिल रही है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे जो वॉइड्स बन रही थी उसकी ज्योमेट्री कैसी है। क्लियर है? उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसके बेसिस पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल r बाई कैपिटल R का रेशियो। क्लियर है? रेशियो हमेशा एक रेंज में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। तो देखिए यहां से हम लिख देते हैं इनकी ज्योमेट्री कैसी है। ये जो वॉइड्स हैं उन्हीं की ज्योमेट्री की बात की जा रही है। ये वॉइड्स बनेंगी। हमने देखा था कि यहाँ पे हम इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो देखिए ये स्मॉल r बाई कैपिटल R जो है ये एक रेंज में मिलेगा। हाँ, ये हम सबसे पहले कह रहे हैं 0.155 से 0.225 तक यदि मिले हमें, ये पॉजिटिव की साइज, ये नेगेटिव की साइज, इसका रेशियो यदि हमें इतना मिले तो इसको हम बोल देंगे, इसकी ज्योमेट्री कैसी मिलती है, प्लेनर ट्राइगोनल। ट्राइगोनल जो वर्ड्स है वो ऐसी वर्ड्स हमने नहीं पढ़ी थी क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी। यदि हम कह रहे हैं इतना, इस रेंज में यदि हमें स्मॉल r कैपिटल R का रेशियो मिलता है तो इसकी वर्ड्स की ज्योमेट्री प्लेनर ट्राइगोनल होगी। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? हम कह रहे हैं यदि इस रेंज में मिले 0.225 से 0.414 इस रेंज में मिले तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, जो अपन ने पढ़ी थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 4 हो जाएगी। क्लियर है? ये आपको केवल दो अपने को लर्न करें, 0.414 से 0.732 तक मिले तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल दोनों अपने सिलेबस में थी, अपने को केवल यही क्या करना है, लर्न करना है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। क्लियर है? लास्ट एक और आती है 0.732 से 1 तक मिले तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, क्यूबिक होगी। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी।
क्लियर है। ये इस तरह से लिमिटिंग रेडियस रेशियो का एक टेबल अपन ने देख लिए। ये ज्यादा कुछ नहीं, अपने को वॉइड्स की ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के काम आती है। क्लियर है। तो अपने सिलेबस में ओनली एंड ओनली टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो हम अपने को केवल इनका लिमिटिंग रेडियस रेशियो लर्न करना है। यानी किसी में लिमिटिंग रेडियस रेशियो की वैल्यू आ जाए तो हम बता सकते हैं कि उसकी वॉइड्स, उसमें मिलने वाली क्रिस्टल में मिलने वाली वॉइड्स की साइज ज्योमेट्री कैसे होगी। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट सॉलिड स्टेट डिस्कस किया है। इसमें न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो बोर्ड में न्यूमेरिकल ओनली एंड ओनली वॉइड्स एंड डेंसिटी से आता है। वॉइड्स एंड डेंसिटी से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्लियर है। तो वॉइड्स एंड डेंसिटी के न्यूमेरिकल की हमने बात की है। टेक्स्ट बुक के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।